हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे हमारा क्या टॉपिक चेंज करते हैं। अभी हम इतने दिनों से डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के टॉपिक कवर कर रहे थे। अब आज से हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर रखे हैं, ये 3 चैप्टर हम यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। और नंबर 3 है चैप्टर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समघाती रैखिक अवकल समीकरण। तो जो 3 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। ये मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मेंशन कर रखे हैं कि 2014 में तो 3 क्वेश्चन आए थे ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन से, 2016 में 4 क्वेश्चन आए थे, 17 में भी 4, फिर 2019 का जो जनवरी का पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, 2019 दिसंबर में 3 क्वेश्चन, एंड अभी जो 21 में एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये भी कंफर्म है कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 का एवरेज निकालें तो 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो डेफिनेटली कि इस बार जो आपका पेपर होगा उस पर भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अब जो इन सब में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो तो है चैप्टर नंबर 1 का। जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से या तो सारे क्वेश्चन कभी कभी चैप्टर 1 से पूछे गए हैं, या फिर 90% वेटेज जो है वो इस चैप्टर का है। बाकी इन चैप्टर से कभी पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए, बट हमारे लिए तो एक ही क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से हम इन दोनों चैप्टर को भी कवर करेंगे। बाकी इन 3 चैप्टर के अलावा कोई चौथे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। और स्कोरिंग भी है, इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं अगर हमें इसकी नॉलेज है यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इजीली ये जो सारे क्वेश्चन हैं हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज हम मान के चलते हैं कि इस बार 2021 जब भी आपको पेपर होगा नवंबर या दिसंबर, तो उसमें भी आप ये मान के चलें कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलने वाला है, और वो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे वो इन तीनों चैप्टर में से होंगे, इनसे बाहर नहीं होंगे। और ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ये आपके HTET के अलावा जो RPSC सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हैं उसमें भी यूज़फुल होंगे। साथ में KVS, NVS, LT ग्रेड, इन एग्ज़ाम में भी ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है वो यूज़फुल होगा। तो अब पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इन तीनों चैप्टर्स को कवर करेंगे, देन उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को चैप्टर पहले पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, हम उसको पहले स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का हमारा चैप्टर तो है चैप्टर नंबर 2। ये दोनों ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, तो पहले मैं इन दोनों को कवर करूँगी। फिर ये जो है ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसको आराम से हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट भी है, मैंने जैसे बताया, तो इसको हम आराम से डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर की। पहले हम 2nd एंड 3rd को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का वीडियो तो जो है वो हमारे इस चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है, जिसमें इस पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कवर करूँगी। और कल वाला जो वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड होगा। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, ये भी एक दिन के वीडियो में कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसको कवर करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। अभी जो हमारा चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है पहले वो देखते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा, इसकी जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ये होगी dny/dx की पावर n प्लस P1 dn-1y/dx की पावर n-1 अप टू Pn(y) इक्वल टू Qx। यानी राइट हैंड साइड पे ये कम्प्लीटली x का फंक्शन होगा कोई ना कोई, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हमने जनरल फॉर्म में nth डिग्री की यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। तो इसको इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो dy/dx है इसको इस ऑपरेटर d ऑपरेटर से आप रिप्लेस करोगे, और ये जो y है ये मैंने कॉमन ले लिया। सो dn P1 dn-1 P2 dn-2 अप टू Pn इक्वल टू Qx। ये जो P1 और ये यहाँ पे P2 है, P1 P2 है, Pn है, ये अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो फिर हम इस इक्वेशन को इसलिए बोलते हैं
nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मीनिंग यही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगी उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ठीक, जैसे कि आप कोई सी भी इक्वेशन बोल सकते हो d2y/dx² प्लस 6dy/dx प्लस 5y बराबर 3 या 3x, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं दिस वन। क्लियर? इसको, इतनी बड़ी इक्वेशन का इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस पूरे को तो मैंने मान लिया कोई डी का फंक्शन है, यानी एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल मीन्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों से मिलके बना होता है सी एफ एंड पी आई। सी एफ को तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं पूरक फलन, और पी आई को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स विशिष्ट समाकलन। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी होती है, सी एफ एंड पी आई। बस ये जो पूरा चैप्टर है वो सी एफ पी आई पे ही बेस्ड है। जैसे आप सी एफ एंड पी आई फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, इस जो क्वेश्चन होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका आंसर मिल जाएगा। अब सी एफ एंड पी आई फाइंड कैसा करते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ पे काम होगा। तो इन सब के लिए अलग अलग केसेस हैं, तो वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करने के यहाँ पे कुछ केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर पी आई के लिए करेंगे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवाती हुई चलूँगी, और बाकी मैं आपको जो क्वेश्चंस की PDF होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो हम पहले अब यहाँ पे CF के देखते हैं कि CF कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी CF फाइंड करने के मेथड देखते हैं, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे, देन उसके बाद PI के मेथड देखेंगे। ठीक है ना। तो CF फाइंड करने के लिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। हमने माना कि जो जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो ये होती है, अभी जस्ट हमने लिखी थी। फिर इस इक्वेशन से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक समीकरण। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो भी डी का फंक्शन होगा उसमें डी की जगह पे एम पुट करके एफ ऑफ एम बराबर 0 पुट कर देना है। ठीक है ना। ये जो क्यू एक्स है इसको नहीं लेना, वाई को नहीं लेना, केवल यहाँ पे जो डी वाली इक्वेशन है उसमें एम पुट करके बराबर 0। तो इस इक्वेशन को तो हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। अब ये एक एम में आपको nth डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करके हमें m के रूट्स निकालने होंगे, और इसको सॉल्व करके हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने होंगे। अगर ये n डिग्री इक्वेशन है तो लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज m1 m2 एंड mn। अब ये जो रूट्स हैं, इन रूट्स के नेचर पे डिपेंड करता है हमारा CF। इफ़ ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यदि सारे के सारे जो रूट्स है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो फिर CF ये लिखा जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x अप टू Cn e की पावर mnx। ठीक है ना। सब जितने भी रूट्स हैं उनको e की पावर में लिख के और कांस्टेंट C1 C2 Cn से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ याद रखना कि जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं हमेशा CF में। अगर सपोज ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट आएंगे C1 C2, 3 डिग्री इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट आएंगे, ऐसे n डिग्री इक्वेशन है तो n कांस्टेंट आएंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ओके। अब केस नंबर 2 है कि सपोज ये जो रूट्स हमने निकाला है उसमें तो कोई 2 रूट्स रिपीट हो रहे हैं, केवल 2 रूट्स। तो इफ़ एनी 2 रूट्स आर रिपीटेड, तो फिर हम CF कैसे लिखेंगे। तो वो हमने मान लिया कि माना फर्स्ट एंड सेकेंड जो रूट्स है वो रिपीट हो रहा है, वो माना m के इक्वल है, बाकी जितने भी रूट्स हैं वो सब डिस्टिंक्ट हैं। तो जो रिपीटेड रूट है उसके लिए CF ऐसे लिखेंगे C1 प्लस C2x e की पावर mx। ठीक है ना। e की पावर mx लिखेंगे, बट 2 कांस्टेंट आएंगे यहाँ पे, इसके लिए तो हम ऐसे लिखेंगे C1 और फिर दूसरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और दोनों को प्लस करके e की पावर mx प्लस C3, और बाकी जो रिमेनिंग रूट्स हैं उनके लिए CF तो ऐसे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था C3 e की पावर m3x प्लस डेड Cn e की पावर mnx। अब इसी तरीके से माना कि जो रूट्स है वो 3 बार रिपीट्स हो रहे हैं,
हमने एक रूट फाइंड करे और कोई भी 3 रूट्स रिपीट हो रहे हैं, बाकी रूट डिस्टिंक्ट हैं, तो 3 रूट्स के लिए हम फिर ऐसे लिखेंगे C1, फिर दूसरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर तीसरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे e⁻mx, और बाकी जो नॉन रिपीटेड रूट्स हैं उनके लिए वापस से CF स्टार्टिंग वाली फॉर्म से लिखेंगे एडिटिव। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर 4 बार रूट रिपीट होंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा। यहाँ पे रहेगा C4 x⁻3, ठीक है ना। ये जो चेन है सब बढ़ती जाएगी जितनी बार रूट रिपीट होंगे, बट इससे ज़्यादा कभी बड़ी इक्वेशन नहीं आती है, 3 डिग्री इक्वेशन ही सफिशिएंट होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ तक आपको लिखा। बाकी आप चाहे तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं अगर n टाइम रिपीट होते हैं तो रूट्स, ठीक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट केस मिलता है वो मिलता है आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स का, कि सपोज आपने सॉल्व किया और आपको जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इमेजनरी मिल जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, तो फिर हम CF कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माना कि जो रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट वो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के इक्वल है। ये हमें सबको पता है कि जो इमेजनरी रूट्स आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, यानी 2-2 के पेयर में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, कभी भी 1, 3, 5 नहीं होते वो, तो वो हमेशा 2 पेयर एक साथ मिलेंगे रूट्स के, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो सपोज आपको ये वाला केस मिलता है, यानी 2 ही रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के, तो फिर CF आप ऐसे लिखेंगे, ये जो रियल पार्ट है इसका उसको तो लिख देंगे e की पावर के साथ e⁻α x, फिर ये जो इमेजनरी पार्ट है बीटा उसको आप ऐसे लिखेंगे C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ठीक है ना। C1 C2 2 कांस्टेंट होंगे और यहाँ पे इसको cos बीटा x और sin बीटा x से मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देना है। अब ये जो CF है इसकी एक अनदर फॉर्म ये भी होती है जो मैंने लिखी है कि कभी कभी CF ये लिखा होता है, फिर कभी कभी ये दोनों पार्ट भी लिखे होते हैं, इन दोनों को इसका मीनिंग एक ही है। तो C1 e⁻α x, ये जो e⁻α x है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया C1, और फिर इसको हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया cos बीटा x प्लस C2 से, ठीक है ना। और अगर इसको साइन के साथ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं C1 e⁻α x साइन बीटा x प्लस C2। 2 डिग्री इक्वेशन है क्योंकि 2 रूट्स मिल रहे हैं तो 2 कांस्टेंट तो आएंगे सर C1 C2, तो यहाँ पर दोनों C1 C2 ऐसा आ रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर आएगा, एक कांस्टेंट अंदर आएगा, ठीक। तो ये तीनों फॉर्म आप याद रखना। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे दे, तो ये भी एक CF का पार्ट होता है। कब, जब इमेजनरी रूट हो। अब एक लास्ट केस बन सकता है कि माना जो इमेजनरी रूट्स है वो रिपीट हो रहे हों। रिपीट कब होंगे, जब 4 डिग्री इक्वेशन होंगी। अगर रिपीट हो रहे हैं रूट तो फिर CF ऐसे लिखेंगे, ये जो अल्फ़ा है उसको तो बाहर लिख देंगे e⁻α x। अब ये आयोटा बीटा है, उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे C1 प्लस C2x cos बीटा x, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x sin बीटा x। तो 4 डिग्री इक्वेशन थी इसलिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट आ जाएंगे। अब हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, यहाँ पे केवल एक ही CF पॉसिबल होगा, ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा इसके लिए, ठीक। तो ये 5 केस है CF के लिए। ये जो चैप्टर है ये पूरा बेसिकली जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि CF PI पे ही बेस्ड है। अगर आपको ये जो मैं यहाँ पर रूल्स बता रही हूँ ये अच्छे से याद हैं तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको जो रूल्स मैं लिखवा रही हूँ वो पता होने चाहिए अच्छे से। अब इस पर बेस्ट पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम PI देखते हैं कि PI फाइंड करने के क्या रूल्स हैं। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं CF फाइंड करने के, वो तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया सॉल्व दिस। अब राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसका CF निकलेगा, वही हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है ना। PI फाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई x का फंक्शन होना चाहिए। अब CF फाइंड करने के लिए पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ये जो D का फंक्शन है वहाँ पे आप m पुट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात का अगर समीकरण है, तो हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हिडन ट्रायल मेथड से आपको एक रूट निकालना होता है और फिर जो रूट मिल जाता है उसको आपको पूरी इक्वेशन में डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होता है, ठीक। तो जब मैंने यहाँ पे m इक्वल टू 1 पुट किया तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन m इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सो m -1 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे आपको ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। डिवाइड करना आपको आता ही है सबको, फिर भी मैंने यहाँ पे शो कर रखा कि कैसे डिवाइड करेंगे। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी m² - 5m + 6। सो ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसके भी हम रूट्स निकाल सकते हैं m-2 m-3। सो m की हमें 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगे 1 2 3। अब 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है तो उसके लिए हमारे पास CF का जो पहला केस है वो अप्लाई हो जाएगा कि y = C1 e की पावर m1x + C2 e की पावर m2x + C3 e की पावर m3x। m1 m2 m3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे फाइंड करना होता है, यानी यहाँ पे जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको रूट्स फाइंड करके, और जो मैंने वहाँ पे 4 या 5 केस बताए उस केस को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। फिर नंबर 2 है कि एक इक्वेशन है, इसको बोला गया सॉल्व कीजिए d² + 1 का होल स्क्वायर d - 1 का होल स्क्वायर y = 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, d की जगह पे m पुट कर देंगे। यहाँ पे जो फैक्टर है ये भी रिपीट हो रहा है और ये फैक्टर भी रिपीट हो रहा है। ये जो फैक्टर है इसको बराबर 0 पुट करेंगे तो ये इमेजिनरी रूट देगा, m = +-π स्क्वायर है, इसकी वजह से ये 2 बार रूट देगा, यानी दोनों रूट्स रिपीट हो रहे हैं इमेजिनरी रूट्स। अब m-1 है, इसको होल स्क्वायर है, यानी m की वैल्यू यहाँ पे 1 और 1 ये भी रिपीट हो रही है। तो इमेजिनरी रूट्स भी रिपीट हो रहे हैं और रियल रूट्स भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप किसी के लिए भी पहले लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसके लिए पहले लिखा कि अगर हम इसके लिए CF लिखेंगे तो CF की वैल्यू ये हो जाएगी C1 + C2x cos x + C3 + C4x sin x। रियल पार्ट नहीं है यहाँ पे तो e की पावर 0x कितना होता है 1 होता है। फिर इसके लिए लिखेंगे तो 4 कांस्टेंट आ गए। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे C5 और C6, तो C5 + C6x e की पावर x। 6 डिग्री इक्वेशन है तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट आने चाहिए, वो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। क्लियर। अब नंबर 3 क्वेश्चन है, ये है तो इसी टाइप का, बस इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन दे दी जाएंगी इनिशियल, जिन्हें बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। ये गिवन होती है बेसिकली ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे कि आपसे बोला गया सॉल्व दिस, यानी ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। हम व्हेन t = 0 देन x = 1 एंड dx/dt = 0। अगर यहाँ पर 2 डिग्री इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट आएंगे C1 C2, और उनको फाइंड करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन आपको गिवन है कि t = 0 पे x की वैल्यू 1 है और t = 0 पर dx/dt की वैल्यू 0 है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m² - 3m + 2 = 0। ठीक, इसको d में कन्वर्ट करके m की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। सिंपल से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने पे m की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी 1 2। तो CF क्या हो जाएगा C1 e की पावर t + C2 e की पावर 2t। ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो t है तो यहाँ पे आपको t लिखना होगा, और आंसर किसके इक्वल होगा x के इक्वल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। सो x = दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में आप t = 0 पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपको गिवन है x की वैल्यू 1 और dx/dt = 0। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इनको सिंपली अगर सॉल्व करेंगे तो आपको C1 = 2 मिल जाएगा, C2 = -1 मिल जाएगा। जैसे C1 C2 की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो x = आ जाएगा C1 कितना है 2, तो 2 e की पावर t, C2 कितना माइनस, तो -e की पावर 2t। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये ऑप्शन भी हो सकता है कि आपको इसी फॉर्म में गिवन हो। तो एक ये टाइप की क्वेश्चन भी पॉसिबल है, इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना। तो जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं जिस टाइप के आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे करवा दिए। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस की PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप अपने से सॉल्व करना, और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना आप। ओके, अब हम PI वाले देखते हैं कि PI कैसे फाइंड करेंगे। अब PI देखने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके HTET 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जस्ट इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल करवाए थे नंबर 3, उसी पे बेस्ड है एज इट इज़, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कॉन्सेप्ट वही है, बाकी इक्वेशन चेंज कर दी जाती है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन yx ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन = 0 सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस एंड दिस। x = 0 पर y की वैल्यू 4 है एंड x = 0 पर dy/dx = 8 है इज, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा।
तो इसके लिए पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। वो ये मिलेगी m+2 का होल स्क्वायर, तो m की तो रिपीटेड वैल्यूज मिलेंगी -2 रिपीट है तो CF आप ऐसा लिखते हो C1 + C2x e⁻²x। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने इस फैक्टर का एडिटिव सका e⁻²x से करेंगे तो -2 e⁻²x। अब इस फैक्टर का करेंगे तो यहाँ से आएगा C2 e⁻²x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब जो 1 और 2 है इसमें आप क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे और उनको इक्वल कर देंगे 4 और 8 से। तो जब x = 0 पुट करेंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन में, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, C1 बचेगा और e⁻0 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो C1 = y की वैल्यू कितनी है 4, तो C1 = 4 आ जाएगा। ऐसे जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो आंसर क्या होगा हमारा 4 + 16x e⁻²x। अब 4 + 16x e⁻²x कहाँ गिवन है, बी ऑप्शन में, तो बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब अगर राइट हैंड साइड पर कोई ना कोई फंक्शन आपको गिवन है तो फिर हमें पी आई भी निकालना होता है। तो जब पी आई होगा बेसिकली वो इस क्यू फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्यू आपको क्या क्या गिवन है। तो जो मैक्सिमम आपके इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 केस ही पॉसिबल होंगे, तो वो 2 ही केस मैं यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है ना। पूरा सारे जो लेंदी केस है वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपके एक पेज के सॉल्यूशन पूछे जाएँ। आपको तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में जो विदिन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। तो मैं वही केस यहाँ पर डिस्कस करूँगी, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाऊँगी, ठीक। इसके मैं सारे केस डिस्कस नहीं करूँगी पीआई के, क्योंकि जो बाकी के केस वो काफ़ी लेंदी केसेस हैं। तो यहाँ पे पीआई फाइंड करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो एफ डी है इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे × QX। अब QX पे डिपेंड करेगा, तो केस नंबर 1 माना कि लेट द QX = e⁻−a, लेट QX = e⁻ax। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर यदि आपको गिवन है तो पीआई क्या लिखेंगे आप 1/fd e⁻ax। अब पहला केस तो ये बोलता है कि अगर जहाँ डी है वहाँ आप ए पुट कर दीजिए। ए पुट करने पर यदि ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आती तो यही हमारा पीआई होता है 1/f e⁻ax। यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि ए पुट करने पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो यही आंसर होगा। अब सपोज यदि ए पुट करने पे 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना, तो 0 के इक्वल कब आएगा, जब यहाँ पे इस एफ डी में कोई ना कोई आपको x-a वाला फैक्टर होगा, तभी ये यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे पहले एफ डी के, कि जो x-a के जो फैक्टर्स हैं उनको तो अलग कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग डी का फंक्शन है उसको अलग कर देंगे। तो माना एफ डी के जो फैक्टर्स होंगे वो ये मिलेंगे 5d और x-a⁻r, ठीक है ना। ये जो मान लिया हमने फैक्टर कि ये फैक्टर r टाइम रिपीट हो रहा है, तो पी फिर आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है इसमें जब a पुट करेंगे तो 0 बना रहा है, बट ये वाला जो फैक्टर है इसमें a पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है, तो इसमें तो a पुट करके आप इसको अलग कर देंगे और इसको साथ में लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो जितनी बार रिपीट होता है x की इतनी पावर लिख के आप डिवाइड कर देंगे r फैक्टोरियल से और e⁻ax। जैसे कि सपोज यहाँ पे x-a का होल स्क्वायर और e⁻ax है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप x² 2 और e⁻ax, ऐसा होगा आंसर, ठीक। तो अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट केस देखेंगे अपन पीआई के लिए। तो ये यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे नंबर 1 में इसमें बोलेगा सॉल्व कीजिए। तो अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें CF भी निकालना होगा, पीआई भी निकालना होगा। तो CF निकालना आपका काम है, आप लोग CF निकाल के देखना है इसका, ठीक है ना। मैं पीआई बता देती हूँ कि पीआई कैसे फाइंड करेंगे। अब पीआई के लिए ये जो यहाँ पे डी का फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे e⁻x, यानी जो भी फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे आप e⁻ax, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो दैट मीन्स इस पूरे फंक्शन में आप 1 पुट करेंगे। तो ये सबसे अच्छा काम है कि यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में आपको गिवन है, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये जो फैक्टर है ये तो 0 बना रहा है, बट ये फैक्टर 0 नहीं बना रहा है, तो इसमें तो आप 1 पुट करके इसको अलग कर देंगे 1/3 और इसको इसके साथ लिख देंगे। अब ये जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ पे जो फैक्टर है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, दैट मीन आप इसको लिख देंगे x³ 3 e⁻x। बस ये देखना होता है कि फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फैक्टर लिखना होता है x⁻r/r फैक्टोरियल।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये यहाँ पे 6 3 जा 18, तो एक्स क्यूब अपन 18 ई की पावर एक्स, ये तो हो जाएगा पी आई। सी एफ मैंने बोला कि आप लोग फाइंड करना, ये जो भी मैंने मेथड बताया तो उन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे उसके अकॉर्डिंग जो सी एफ मिलेगा, तो फिर जब y इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा फाइनल, y इक्वल टू आपको देना होगा सी एफ प्लस पी आई, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले सी एफ निकाल के बताया था आपको, ठीक है ना, जिसमें सी एफ फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पी आई निकालें। पी आई कैसे निकालेंगे, इस डी फंक्शन को आप डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आप इसमें 1 पुट करेंगे, तो ये 0 बना रहा है, ये 0 नहीं बना रहा है, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, 1/d - 1 का होल स्क्वायर ए की पावर एक्स, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ए की पावर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं पी आई। यहाँ पर तो इन दोनों में क्या गिवन था कि फैक्टर्स फॉर्म में गिवन था। अब यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में देते हैं, तो पहले तो आप इसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब अगेन इसका आपका काम है सी एफ निकालने का, सी एफ फाइंड करके देखना है इसका। मैं पी आई निकाल देती हूँ। पी आई के लिए मैंने इस पूरे डी फंक्शन को डिवाइड किया। अब यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है -1, तो पूरी इक्वेशन में हम -1 पुट करेंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0। अब अगर 0 मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि d+1 इसका एक फैक्टर है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि d+1 का होल क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, मगर नहीं पता लगता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक फैक्टर आपको मिला है d+1, उसको आप इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और ये यहाँ पे बन रहा है d+1 का होल स्क्वायर, तो कम्प्लीटली बन जाएगा d+1 का होल क्यूब। ठीक है ना। ये फैक्टर मैं कैसे निकाल रहा हूँ आपको पता लग ही रहा होगा कि जब मैंने यहाँ पर d इक्वल टू -1 पुट किया तो इक्वेशन क्या बना रहे 0, इसलिए d+1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं अपन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो रहा है। 3 टाइम रिपीट होने का मीनिंग है एक्स को अपन 3 फैक्टोरियल ई की पावर -x यहाँ लिख देंगे। सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब पी आई निकालेंगे आप, अब यहाँ पे जब सी एफ निकालेंगे तो सी एफ भी आपको यही देगा। दैट मीन्स अब एम के वैल्यूज आएंगे, वो कितने आ रही है, -1 3 टाइम रिपीट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका सी एफ लिख देंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म 3 टाइम रिपीट होने के लिए क्या था, c1 + c2x + c3 x² ई की पावर -x, ये इसका सी एफ हो जाएगा। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट केस देख लेते हैं पी आई का। अब केस नंबर 2 है, जिसमें जो Q होगा फंक्शन वो साइन या कोस होगा। ठीक है ना, जो Q एक फंक्शन है वो या तो साइन AX होगा या कोस AX होगा। तो फिर जो पी आई होगा उसमें वो जो फंक्शन ऑफ D होगा उसको अपन ऐसे लिखेंगे f(d²). मीन्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फिर आपको d² को रिप्लेस करना होता है। तो हमने माना कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो d² का फंक्शन है, सो d² की जगह पे आप पुट करेंगे -(a²). ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर d² होगा वहाँ यहाँ से a निकाल के आपको -(a² से रिप्लेस करना होगा। और उसके बाद फिर चेक करना होगा कि क्या ये जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल है या नहीं है। इफ़ दिस फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर वही हमारा पी आई होगा। एंड सपोज यदि d² की जगह पर -(a² रखने पर फंक्शन 0 के इक्वल आ जाता है देन, तो फिर 0 इन केस में आएगा। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स होंगे तभी साइन कोस के केस में आपको 0 मिलेगा। तो फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखना है। जैसे कि सपोज यहाँ पे a है, d² की जगह पर -(a² पुट करने पे 0 दे रहा है, तो 0 देने का मीनिंग है, तो इसका जो आंसर है वो आपको ये याद रखना होगा x/2 है साइन ax। ठीक, ऐसे ही अगर साइन ax मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर d² की जगह पर -(a² पुट करने पर 0 देगा, तो इसका जो आंसर है वो ये याद रखना होगा -(x/2 है कोस ax। तो साइन के साथ माइनस आता है और कोस के साथ पॉजिटिव आता है। ठीक, और x/2 दोनों में कॉमन रहेगा। बट इससे ज़्यादा अपन हायर केस पॉसिबल नहीं है। हायर केस आते हैं तो फिर वो लेंथी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम केवल यही केस याद रखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो इस पे बेस से आएंगे जो मैंने यहाँ पर बताएं। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सपोज आपसे बोला गया इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका पहले तो आपको सी एफ निकालना होगा। तो सी एफ आपका काम है, आप फाइंड करके देखना जो मैंने मेथड बताया। पहले आप इसको
ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके फैक्टर्स निकालना और फैक्टर्स का नेचर देख के उसके अकॉर्डिंग CF लिखना। अब PI, तो PI के लिए मैंने इसको फंक्शन को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कितना है sin 2x, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो जहाँ जहाँ d स्क्वायर है वहाँ वहाँ -4 पुट करेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर मीन्स 4, तो केवल एक जगह पे तो यहाँ लिख देंगे -4। यहाँ पर d स्क्वायर नहीं है तो इसको एडिटिव रखेंगे d+1 एंड sin 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो d-3 आ जाएगा। अब जब भी d का लीनियर फैक्टर होता है तो उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसको कॉन्जुगेट क्या बनेगा d+3, ठीक है ना। d+3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे तो बनेगा a+b a-b, ऊपर बन जाएगा d+3। अभी d स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो वापस से आप a स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी -4 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा -1/13। अब d+3 ये ऑपरेटर ऊपर बचा है तो sin 2x से ऑपरेट होगा। d का मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमेशा ध्यान रखना। d का मतलब तो होता है डिफ्रेंशिएशन d/dx और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर 1/d डिनोमिनेटर में d बचता है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, और न्यूमरेटर में अगर d बचता है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर d का मीनिंग है साइन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 cos 2x और 3 sin 2x। ये हमारा फाइनली ओवरऑल PI हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने होते हैं बस। अब इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अब इसके और भी केस पॉसिबल है, अब इसके और भी केस होते हैं BSc में तो, बट वो सारे केस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी हो जाते हैं। हमारे इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो मैंने आपको बताई देगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम हमेशा। इनसे तो बस आपको एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में करवा दिया, CF वाला, ठीक है ना। और अगर PI पूछा जाएगा तो ये जो मैंने आपको करवाया यही PI पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई PI वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my video guys. Thank you.